वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम लोग आज फिर से जो सीरीज चल रहा है हमारा वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 26 सितंबर 2021 को, उसके क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने रीजनिंग का क्वेश्चंस जितने 25 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन थे, उसको डिटेल मेथड, शॉर्ट ट्रिक, सब किस्म का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हो। आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे 50 क्वेश्चंस ऑफ जीके, जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, उनके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिट होगा दोस्तों, कि मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए और सारा चीज़ों को नोट डाउन भी कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। यहाँ 2 नंबर दिखा रहा है, असल में तो हमारा 1 नंबर होगा जीके का। ये रियल क्वेश्चन पेपर ही है, इसीलिए बोल रहा है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, जो कि स्वर्ण विजेता था, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट था, एक ही गोल्ड हम लोगों ने जीत पाया था, नीरज चोपड़ा ने ही जीता था टोक्यो ओलंपिक, जापान में जो हुआ टोक्यो में। तो नीरज चोपड़ा कहाँ का निवासी था, ये पूछ रहा है सवाल। जो जेवलिन थ्रो में हम लोगों ने जीता था ना, नीरज चोपड़ा कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन होगा ए यानी पानीपत। और ये पानीपत कहाँ पर है? पानीपत है हरियाणा में, हरियाणा का शहर है पानीपत। ठीक है। नीरज चोपड़ा पेशे से एक फौजी भी है, यानी कि आर्मी मैन है, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन कैसा रहा? अच्छा, टॉप 4 के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। टॉप 4 नेशंस, टॉप 4 नेशंस में रैंक 1 में आया, मेडल टेली का मैं बात कर रहा हूँ, यूएसए, यानी कि सबसे पहला स्थान यूएसए का। टोटल मेडल इसने जीता था 113, ठीक है, जिसमें गोल्ड था 39। दूसरा चाइना, टोटल मेडल इसने जीता था 88 और जिसमें गोल्ड था 38, एक कम। तीसरा जहाँ पर ये खेल हुआ यानी कि जापान, जापान ने टोटल मेडल जीता था 58 और इसके पास गोल्ड था 27। चौथा होगा ब्रिटेन, यानी यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं, इसके पास टोटल मेडल था 65 और गोल्ड इसने जीता 22। अब मैं यहाँ पर सिर्फ गोल्ड को क्यों लिख रहा हूँ? दरअसल मेडल टेली, जो मेडल टेली होता है ना, यानी कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, ये जो मेडल टेली होता है ये डिसाइड होता है गोल्ड से, ना कि टोटल से। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी कि क्योंकि अगर आप 3 नंबर और 4 नंबर रैंक में देखोगे तो 3 नंबर में आता है जापान, आ रहा है, और इसके पास टोटल मेडल जीता इसने 58, लेकिन ब्रिटेन उससे भी ज़्यादा जीता है 65, लेकिन भी 4 नंबर में आ रहा है। क्यों? गोल्ड के वजह से। जापान ब्रिटेन से गोल्ड में ज़्यादा जीता है, 27 गोल्ड है जापान के पास और ब्रिटेन के पास 22 गोल्ड है। तो ये सवाल भी आ सकता है कि मेडल टेली का डिसीजन कैसे होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है? तो कितना टोटल मेडल जीता है उस पर नहीं, बल्कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है वो टॉप में रहेगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में टोटल में भी टॉप पर है 113 और गोल्ड में भी टॉप पर है। खैर, अपना इंडिया का हाल क्या रहा, इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंडिया का मेडल टेली में कैसा हाल रहा? तो इंडिया का मेडल टेली में हाल है 48, यहीं पर लिख देता हूँ, हाँ, 48th रैंक, बहुत पीछे है ये इंडिया। हम लोगों ने टोटल जीता है ओनली 7, जिसमें गोल्ड है हमारे पास 1। ये ओनली 7 में बोल रहा हूँ, लेकिन अब तक का ओलंपिक में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस साल ही रहा, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो ये कुछ जानकारी रहे। अच्छा, इंडिया का सिल्वर वगैरह के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। तो एक गोल्ड है, तो सिल्वर कितना हो जाएगा? सिल्वर 2 जीता हम लोगों ने और ब्रॉन्ज जीता है 4, तो इसलिए 1, 2 और 4 यानी कि टोटल 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लस प्लस की, सी प्लस प्लस क्या है? तो ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 साल का जो महाविद्रोह हुआ था, उसमें कानपुर का विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो महाविद्रोह हुआ था, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, तो उसमें अलग अलग शहरों में अलग अलग लीडर्स लोग नेतृत्व किए थे, क्रांति को संभाले थे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ऑप्शन ए में है। तो रानी लक्ष्मीबाई ये तो सभी को जानते हैं, झांसी से था, झांसी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाना साहेब। नाना साहेब ही थे जो कानपुर से लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे क्रांति को, ठीक है। बेगम हजरत महल ये भी थी,
ये थी लखनऊ से, महिला होकर, मुस्लिम महिला, फिर भी ज़बरदस्त लीड की थी ये लखनऊ से। और बहादुर शाह द्वितीय ये था लास्ट मुग़ल किंग, या यूँ कहे कि उस समय का 1857 के टाइम में मुग़ल किंग यही था, मुग़ल बादशाह, ठीक है, मुग़ल एम्पायर, और लास्ट भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल का नाम क्या है? स्टेट एनिमल का नाम है फिशिंग कैट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मेछो बिड़ाल, ठीक है। ये तो रहा स्टेट एनिमल का बात। और स्टेट बर्ड कौन है, ये भी पूछ सकता है किसी एग्जाम में। तो स्टेट बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर ये वेस्ट बंगाल का स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। स्टेट ट्री है चैटिम, या इसको डेविल्स ट्री भी कहते हैं। स्टेट फ्लावर क्या है, ये भी पूछा जा सकता है वेस्ट बंगाल का। तो स्टेट फ्लावर है शिवली कहते हैं इसको, और इंग्लिश में नाइट फ्लावरिंग जस्मिन, नाइट फ्लावरिंग जस्मिन। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वेस्ट बंगाल के बारे में, अक्सर पूछता है इनमें से क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अम्फन नाम कौन देश दिए छिलो। अम्फन जो एक साइक्लोन था, ये साइक्लोन का नाम है, ये चक्रवात जिसको बोलते हैं ना, बे ऑफ बंगाल में आया था, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को ज़बरदस्त क्षति पहुंचाया था ये। तो अम्फन नाम किस कंट्री ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड ने। थाईलैंड ने ये दिया था, मई 2020 को आया था। अच्छा, ये इंडिया में आ रहा है ये साइक्लोन, इंडिया में साइक्लोन आ रहा है और नाम दे रहा है थाईलैंड, ये मामला क्या है? तो दरअसल मामला ये है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक होता है, संगठन है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में डिसाइड करता है, इसमें बहुत सारे कंट्री मेंबर्स है, इंडिया भी उनमें से है। तो ये अलग अलग जो भी ओशंस है, महासागर्स है, उसके आसपास वाले जो भी कंट्री है उन लोगों का ग्रुपिंग करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, वो भी नॉर्दर्न वाला, ठीक है, उत्तरी हिंद महासागर, उसके आसपास के कंट्री, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर भी इसी में आ जाता है। उसके आसपास वाले जो कंट्री है, ऐसे 13 कंट्री का एक ग्रुप है हमारे पास, 13 कंट्री का ग्रुप है। इस 13 कंट्री में कौन कौन आएंगे? जैसे इंडिया आएगा, बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश है, इंडिया है, अब ईरान भी है, तो उसके बाद में मालदीव्स है, म्यांमार है, श्रीलंका है, म्यांमार है, श्रीलंका है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, ऐसे बोल के 13 ऐसे कंट्री है, ठीक है। ये 13 कंट्री 13 नाम सुझाते हैं, सजेस्ट करते हैं साइक्लोन का अपने अपने हिसाब से। तो टोटल इस तरह से 169 नेम्स हो जाते हैं। तो उसी नाम में से जो नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा, तो ये अम्फन उस कैटेगरी में सबसे आखिरी नाम यही था। अप्रैल 2020 में फिर से 169 नाम सुझाया गया है। लगभग 25 साल तक ये नाम चलेगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो जैसे फ़िलहाल कुछ इसी साल 2021 में आया था, जैसे ताउक्ते आया था, ये भी एक साइक्लोन का नाम है, ये नाम दिया था म्यांमार में। ताउक्ते के बाद यास आया, अब म्यांमार में एम के बाद क्या आएगा? इस 13 कंट्री में जो नाम है ना, तो म्यांमार के बाद में ओमान, ओ का बारी आएगा। एन से तो कोई कंट्री नहीं है इस 13 ग्रुप में, तो ओमान ने दिया था ये नाम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दरअसल दिया जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे कि बांग्लादेश पहले आएगा, फिर इंडिया, इंडिया के बाद ईरान का बारी आएगा। यास के बाद में गुलाब का बारी है, गुलाब का बारी है। ये गुलाब क्या है? ताउक्ते हुआ, यास हुआ, गुलाब हुआ, ये सब साइक्लोन्स के नाम हैं। और गुलाब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को 2021 को इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्न किया है, आंध्र प्रदेश कोस्ट में एक साइक्लोन आने का बात है, अंदेशा है। अगर वो साइक्लोन आ जाता है तो वो गुलाब नाम होगा उसका, पहले से तय है नाम, ठीक है। कहाँ आएगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन नाम पहले से तय है। और नाम ये कौन दिया है? तो ओ के बाद किसका नाम आएगा? पाकिस्तान का। ओ के बाद पी आएगा तो पाक का नाम है, पाकिस्तान ने दिया है ये नाम। ये पूछा जा सकता है कि गुलाब नाम किसने दिया? पाकिस्तान। अब गुलाब मान लीजिए आके चला गया, अब उसके बाद में नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट किसका नाम बारी आएगा? पी के बाद क्या आएगा? क्यों आएगा, यानी कतर। तो कतर ने मैं नाम सुझाया है अपना शाहीन नाम का, यानी कि अगर गुलाब आ गया, गुलाब आके चला गया, उसके बाद अगला जो साइक्लोन होगा उसका नाम होगा शाहीन। नॉर्दर्न इंडियन ओशंस के बारे में बात हो रहा है, जिसमें अरब सागर और बे ऑफ बंगाल भी इंक्लूडेड ही है यहाँ पर। तो ये कुछ नामकरण हुआ। तो अम्फन जो नाम दिया गया था ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। पुराना क्वेश्चन पूछ दिया है, इससे बाद में बहुत सारा साइक्लोन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेंगू जो रोग होता है, ये बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है? कौन सा मच्छर फैलाता है डेंगू रोग? तो ये होगा एडिस मच्छर, ये मच्छर का नाम है।
एटीज़। अच्छा, यहाँ जो ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, एनाफेलस, ये भी एक मच्छर का नाम है और इस मच्छर के काटने से बीमारी फैलता है मलेरिया। एग्जैक्टली अगर बात करें तो फीमेल एनाफेलस होता है वो। यानी कि अगर क्वेश्चन में आता है कि मलेरिया बीमारी, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन में देखिएगा फीमेल एनाफेलस, ये करेक्ट आंसर होगा। अगर फीमेल वर्ड नहीं है तो एनाफेलस को डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 डिग्री चैनल इस दो टापू के बीच अवस्थित है, द्वीप के बीच अवस्थित है। तो ये है लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर लिटिल अंडमान तो नहीं, अंडमान और निकोबार दिख रहा है, तो ऑप्शन डी को हम लोग करेक्ट लगाएंगे। एग्जैक्टली अगर बात करें तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में अवस्थित है, उन दोनों को ही सेपरेट करता है या उन दोनों को जोड़ता है। अच्छा, इसके 10 डिग्री चैनल तो हो गया। 9 डिग्री चैनल भी एग्जाम में बहुत पूछता है। 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 9 डिग्री चैनल जोड़ता है मिनिकोय को और लक्षद्वीप को। मिनिकोय और लक्षद्वीप को अलग करता है या जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद होता है 8 डिग्री चैनल भी होता है। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकोय, ये भी आइलैंड का नाम है मिनिकोय, लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है असल में, और मालदीव, या मिनिकोय की जगह इंडिया भी रह सकता है। बोलेगा कि इंडिया और मालदीव को जोड़ने वाला या सेपरेट करने वाला लेटिट्यूड का नाम क्या है, तो 8 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, ये सब याद रखो। एक और होता है डंकन पैसेज, पाक स्ट्रेट भी श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ मन्नार जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम, ये मैं करा दिया था। ये कैमला हैरिस है, सभी जानते हैं। इंडियन बोर्न है, ये भारतीय मूल की है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बाइडेन, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये वहाँ का प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, अमेरिका का राष्ट्रपति है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लानिंग कमीशन कौन साल स्थापित हुई, मतलब किस साल प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950। और अगर एग्जैक्ट डेट का भी बात करें तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को इसे बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे देश आज़ाद होने के बाद। इसका मुख्य काम क्या था, दरअसल ये इकोनॉमिक प्लानिंग करता था इंडिया के लिए। इसी के तहत ही तो जो 5 ईयर प्लान चल रहा था ना, 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान यही बनाता था, प्लानिंग कमीशन ही बनाता था। मुख्य काम में से एक है 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग करना इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट अब ये नहीं रहा, अब इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। ये चेंज होकर नीति आयोग में हो गया है चेंज अभी, ठीक है। नीति आयोग का भी फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अब ये क्यों, कब चेंज हुआ, ये वाला बात। तो ये चेंज हुआ यानी कि प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा, प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया है। अभी स्क्रैप बोलो या डिसॉल्व कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया यानी कि। तो ये ख़त्म कब किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछता है अक्सर एग्जाम में। एग्जैक्ट डेट मालूम होना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेट के साथ एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा था, WBCS मेंस में आया था दरअसल। 13 अगस्त 2014 को ये किया गया है। अब इस क्वेश्चन को आप गूगल करोगे ना या विकिपीडिया में ढूंढोगे तो 13 के जगह आपको दिखेगा 17, गलत है। इसलिए हर चीज़ को आप गूगल में ढूंढा मत करो, रिलायबल बुक्स फॉलो किया करो। लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है इंडियन पॉलिटी का, वो बुक में साफ साफ ये बात मेंशन है 13 अगस्त बोल के, अच्छी अच्छी बुक्स में मेंशन होता है। तो इसीलिए हर चीज़ को आप विकिपीडिया में, गूगल में ढूंढोगे और उसको करेक्ट मान लोगे ब्लाइंडली, तो इस तरह से ना किया करो, तो फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन चला जाएगा आपके पास। दूसरा सवाल, ये जो नीति आयोग मैंने बोला, नीति आयोग इसको कब बनाया गया, तो 13 अगस्त 2014 को तो ख़त्म कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को। उसके बाद प्लानिंग कमीशन की जगह में क्या आया, नीति आयोग आया। तो नीति आयोग को बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। ये डेट भी याद रखो, आता है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। अगर आपको याद होगा कि 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में आया बीजेपी का सरकार, एनडीए का सरकार, दरअसल मोदी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। और ये प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वगैरह तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, लीडर्स थे, तो कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो जब मोदी गवर्नमेंट ने आया तो लगभग कई सारे ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन लाए उन्होंने, जो कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ नीति था उनको परिवर्तन, चेंज किया, ठीक है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी सरकार के बाद में, यानी कि अगर डेट बात करें तो
78-80 के आसपास इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को हरा के जनता पार्टी का गवर्नमेंट बना था। जनता पार्टी यही है जो बीजेपी का प्रीडिसेसर है, कहने का मतलब मैंने बीजेपी वहीं से ही निकल के आया। मोरारजी देसाई वहाँ पर सबसे बड़े लीडर्स हुआ करते थे। सुख मोदी जी वगैरह तो शायद स्टूडेंट यूनियन कर रहे होंगे शायद, मेरे ख्याल से। खैर, तो उस वक्त भी जो प्लानिंग कमीशन, मैंने बोला ना प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान करता था, इस 5 ईयर प्लान को थोड़ा वो लोग परिवर्तन किए थे। प्लानिंग कमीशन का नाम वगैरह बदले नहीं किया, लेकिन 5 ईयर प्लान रोलिंग प्लान में परिवर्तन कर देते, उसको रोलिंग प्लान कहते हैं। तो मतलब जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब सरकारें परिवर्तन होता है ना केंद्र में, सेंट्रल में, तो वो लोग अपने हिसाब से बहुत सारी नीतियाँ बनाते हैं। पुरानी नीति को वो लोग परिवर्तन करके अपने नाम हिसाब से नामकरण कर देते हैं या चेंज ले आते हैं यहाँ सिर्फ। लेकिन प्लानिंग कमीशन में नाम भर चेंज नहीं हुआ है नीति आयोग का, इनफैक्ट बहुत सारा फेरबदल कर दिया गया है। और कुछ चीज सेम टू सेम है, कुछ चीज़ें जैसे प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हुआ करता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है, अभी मोदी जी उसका चेयरमैन है। तो कहने का मतलब जब गवर्नमेंट चेंज होता है ना, वो अपने हिसाब से बहुत सारे परिवर्तन करता है देश के हित के लिए। मंशा तो यही रहता है। अब हो सकता है कि अगर फ्यूचर में कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से आ गया तो फिर से वो प्लानिंग कमीशन को रिवाइव कर दे और नीति आयोग को ख़त्म कर दे, प्लानिंग कमीशन को फिर से जीवित कर दे, ऐसा हो सकता है। खैर, और ज़्यादा बात करना ठीक नहीं, इसमें पॉलिटिकल एंगल आ जाएगा। वी डोंट नीड टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, बट हमें पॉलिटिकल साइंस ज़रूर पढ़ना है। पॉलिटिक्स में घुसना नहीं, पॉलिटिकल साइंस में घुसना है। समझ में आ रहा है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या कह रहा है कि पूरा विश्व का, संसार का सबसे पहला वह सभ्यता कौन है जो ड्रेनेज सिस्टम चालू किया? सबसे बढ़िया निकासी, यानी कि जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? ड्रेनेज सिस्टम। तो ये ड्रेनेज सिस्टम सबसे बढ़िया तरीका का था हम लोग का। सिंधु घाटी की सभ्यता इंडियन है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त महीना 2021 यानी कि पिछले ही महीना अगस्त महीना 2021 को भारत को, इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही प्रमुख अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इसका अध्यक्ष चुना गया है भारत को फॉर ए मंथ, सिर्फ 1 महीना के लिए। दरअसल मामला क्या है मैं समझाता हूँ। इसमें 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक परमानेंट मेंबर्स और एक होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स में आते हैं 5 कंट्री, ठीक है, 5 नेशंस आते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स में आते हैं 10 नेशंस आते हैं। तो लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में, सुरक्षा परिषद में टोटल कितने मेंबर्स है अभी? तो 15, ठीक है, जिसमें 5 चेंज कभी भी नहीं होते, ये परमानेंट है, इन्हीं के पास तो वीटो पावर है। वो 5 कौन कौन है? ये एग्जाम में आता है, इसलिए याद रखो। एक है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रशिया और 5वां है चाइना। ठीक है, भारत बहुत पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इस परमानेंट मेंबर्स में शामिल हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। चाइना ये सब अड़चन लगा देता है हमेशा। खैर, तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का एक हिस्सा है। इस 10 में से एक मेंबर अपना इंडिया भी है, ठीक है, और इसका टर्म है 2 इयर्स रहता है। इसका टर्म हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो 10 में से इंडिया है, और भी है, आयरलैंड है, इंडिया है, नाइजर है, वियतनाम है, करके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये परमानेंट मेंबर्स टोटल यानी कि 15 मेंबर्स में से हर महीना ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी के लिए, अध्यक्षता करने के लिए किसी एक कंट्री को चुना जाता है। तो अगस्त महीने में सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ अगस्त महीने के लिए भारत को चुना गया। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ दिया, ठीक है, और मोदी जी गए भी थे वहां पर। तो अभी तो चल रहा है कि सितंबर महीना चल रहा है 2021 का, तो अब भारत हट चुका है वहां से। भारत मतलब मेंबर है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन अध्यक्षता का पद से, प्रेसिडेंसी से हट चुका है। एट प्रेजेंट प्रेसिडेंसी कौन है मालूम है? आयरलैंड है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा हम लोगों से, लेकिन भी मैं बता क्यों रहा हूं। दरअसल जो अध्यक्ष पद है ना, उस पद को दिया जाता है कंट्री के अल्फ़ाबेटिकल नेम के अनुसार। जैसे इंडिया आया, अगस्त महीने में इंडिया था। अब इंडिया के बाद में उस 10-15 में से जो कंट्री है, उसमें आई के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आयरलैंड आएगा। आई के बाद आई आ रहा है, तो एन के बाद फिर आर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
आयरलैंड का बारी आ गया, ठीक है, तो इसलिए आयरलैंड को दिया गया। कहने का मतलब वो कंट्री का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वो पद दिया जाता है। समझ में आ गया पूरी अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रथम प्रस्तुति, ये बुक का नाम है, किसने लिखा ये उपन्यास? तो ये लिखा है आशापूर्ण देवी। ऑप्शन है, कुछ नहीं कर सकते, आपको रट्टा मार के याद ही करना होगा बुक्स एंड ऑथर्स का नाम। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्व भारतीय किसान सभा यानी अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये किसके द्वारा हुआ था? तो बाय सहजानंद स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में किया गया था। और ये विंग था सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही एक हिस्सा था, मतलब ये अखिल भारतीय किसान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन रवि का फसल नहीं है? ठीक है, रवि शस्यो नॉय, रवि का फसल नहीं है। तो 3 होता है ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं? जानते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े। रबी होता है, खरीफ होता है और ज़ियाद होता है। स्पेलिंग शायद अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे देता है। तो ये 3 टाइप का फसल होता है, ठीक है, उसका हार्वेस्टिंग और सोइंग के हिसाब से। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन रबी का फसल नहीं है? तो ये तुला होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि कपास, जिसको हम लोग जूट बोलते हैं ना इंग्लिश में, कॉटन जूट। नेक्स्ट अब बोल रहा है कि यहाँ पर 4 शास्त्रीय डांस दिया गया है, ठीक है, डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया में। बोल रहा है कि इनमें से कौन है जिसका नाम उसके गांव जहाँ पर वो उत्पन्न हुआ, जहाँ से वो शुरुआत हुआ, उसी गांव के नाम से उस डांस का नाम रख दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नामक एक गाँव है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, शायद डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो वहीं पर उसी ग्राम के नाम से, उसी विलेज के नाम से कुचिपुड़ी डांस का नाम भी रख दिया गया। ये सभी ना क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। इसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ये तो मैंने बता ही दिया। भारतनाट्यम ये भी पूछता है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से, तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, टीएन में लिख रहा है। मोहिनीअट्टम केरला, कथकली भी केरला। एक और होता है कथक, कथक है नॉर्थ इंडिया से, जैसे कि यूपी। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु विद्यमान रहता है, वर्तमान रहता है, कौन सा धातु वहाँ पर मिलता है क्लोरोफिल में? तो क्लोरोफिल जानते हैं ना, इसी की वजह से तो पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, हरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बक्सा टाइगर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे ही तो आसपास है। तो ये अलीपुरद्वार, राजा भतखवा वाला जो बक्सा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, और ये एक नेशनल पार्क भी है। अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क है। मैं एनपी लिख रहा हूँ। पहला तो एक यही है, लिखता नहीं हूँ, 1 नंबर में तो यही है, यहाँ से मैं 2 नंबर में शुरू कर रहा हूँ। दूसरा होगा जल्दापड़ा नेशनल पार्क, जल्दापड़ा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा, ये भी एपीजी लिख रहा हूँ। तीसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, और ये है जलपाईगुड़ी में, JAL लिख रहा हूँ। चौथा है नेवरा वैली नेशनल पार्क, और ये है कालिम्पोंग में। अब तो कालिम्पोंग भी अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले तो दार्जिलिंग के अंडर ही आता था। फिफ्थ, 5वां है सिंगालीला नेशनल पार्क, और ये है दार्जिलिंग में। और लास्ट 6 नंबर में आएगा सुंदरबन नेशनल पार्क, और ये आएगा साउथ 24 परगना में। यही सुंदरबन नेशनल पार्क में ही तो मिलता है रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। खैर, तो ये 6 नेशनल पार्क को याद रखो उसके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम के साथ, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत सारे हैं, तो 6 अभी नेशनल पार्क है एट प्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस है, लिनक्स है, विंडोज़ भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी सिनेमा जगत में यानी बॉलीवुड में दादा मोनी के नाम से किसको जाना जाता था? दादा मोनी, तो ये है अशोक कुमार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि केरला में नतुन फसल तोलार उत्सव नाम टिकिमी, यानी कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का नाम कह रहा है दोस्तों। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का नाम क्या है? तो इसको ओनाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओनाम। अच्छा, बैसाखी भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि वही
फसल वाला, तो ये पंजाब में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बैसाखी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। बिहू असम में, ये भी बहुत बार पूछा है। उसके बाद में ओनाम के अलावा पोंगल भी आता है एग्ज़ाम में। मतलब सेम फेस्टिवल है लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है और थोड़ा रिचुअल्स भी उसका अलग अलग है। तो ओनाम ये होता है, तो पोंगल होता है तमिलनाडु में। ठीक है, ये सब कुछ याद रखो, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, यहाँ भी पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, विंग्स ऑफ फायर एक किताब का नाम है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखा गया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और ये जो विंग्स ऑफ फायर है ना, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब लेखक जब खुद ही अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी मतलब लेखक कोई और होता है और जीवनी किसी और का रहता है, आत्मजीवनी जिसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कौन कंट्रोल नियंत्रित नहीं होता है इनमें से। तो देखो, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि जो अपने हम लोग के स्वेच्छा से जो कार्य नहीं हो रहा होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसका कंट्रोल हमारे में नहीं होता है, वो अपने आप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पसीना आना, ठीक है, दिल का धड़कन जो हार्ट बीट रहता है, ये सारी चीज़ें, या डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होता है उसमें, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। खुद ब खुद वो अपने काम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शंस ग्लैंड हो सकता है, ग्रंथि, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। वी शुड वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर के, ठीक है, क्योंकि गलत आंसर्स बता के तो मैं आपको पार नहीं करूँगा। तो आई हैव लिटिल डाउट हेयर, ग्लैंड की तरह मुझे लगता है, बट आई हैव अ लिटिल डाउट, आई एम नॉट श्योर हेयर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीप प्रोग्राम की, तो SVEEP, स्वीप। देखो, ये एक प्रोग्राम निकला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से। इसका मुख्य उद्देश्य था इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को एडुकेट करना, आम लोगों को, आम नागरिकों को, लोगों को, ठीक है, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी वोटर्स रिलेटेड एजुकेशन फैलाना, लिटरेट करना, तो उन लोगों को थोड़ा सिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर सिर्फ फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टमैटिक एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 साल साहित्य नोबेल पुरस्कार के पेज बोल रहा है कि 2020 साल में साहित्य में यानी कि लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार किसने पाया था। तो ये होगा लुइस ग्लॉक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लुइस ग्लॉक। और ये कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक यूएस पोएट थे। इससे पहले पीटर हैंडके के बारे में पीटर हैंडके पा चुका था। तो खैर ये क्वेश्चन तो मैंने करंट अफेयर्स का जो वीडियो डाला था ना, उसमें आपको बता दिया था मैंने, साहित्य के बारे में, पीस के बारे में, और पूरा नोबेल प्राइज कैसे, कहाँ से निकला, कैसे बांटा जाता है, कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है नोबेल प्राइज, सब डिटेल में मैंने उस वीडियो में चर्चा किया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 साल में तीरंदाजी में, ठीक है, यानी आर्चरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है। आर्चरी में, आर्चरी कोई आर्चरी पढ़ता है, तो ये मिला धर्मेंद्र तिवारी को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पर है ना, जितने जैसे कि शिव सिंह, ये सभी द्रोणाचार्य पुरस्कार पा चुके हैं। जैसे शिव सिंह का अगर बात करेंगे, ये बॉक्सिंग के लिए इसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, बॉक्सिंग वाला स्पोर्ट्स में, खेल में, ठीक है। उसी तरह नरेश कुमार का अगर बात करें तो नरेश कुमार को मिला है टेनिस के लिए। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दिया जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन टू द कोचेस, कोच को, जो उस खेल का कोच रहता है उसको, ना कि प्लेयर को, याद रहे। क्योंकि द्रोणाचार्य कौन थे, याद है ना, अर्जुन का कोच था ना, महाभारत वाला अर्जुन, उसका गुरुजी था, कोच था, तो इसीलिए उनके नाम से ये खेल को रखा गया, इस पुरस्कार को रखा गया है। तो कोचेस लोगों को, यानी कि जो स्पोर्ट्स के टीचर्स होते हैं, उनको दिया जाता है ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगलार रिनेसा जनक यानी कि बंगाल रिनेसा, फादर ऑफ बंगाल रिनेसा किसको कहते हैं। फादर ऑफ बंगाल रिनेसा, फादर ऑफ बंगाल रिनेसा कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। अच्छा, एक सवाल, राजा राम मोहन राय में जो राजा है, तो राजा को उपाधि किसने दिया था। उनका नाम तो सिर्फ राम मोहन रॉय था, तो राजा को उपाधि दिया था अकबर II ने। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, याद रखो।
अकबर टू ने। ज़बरदस्त ज्ञानी आदमी थे राजा राम मोहन राय। फ्रेंच बोलो, अरेबिक बोलो, हिब्रू बोलो, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, इनको भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो अकबर टू, लेकिन ये वो अकबर नहीं है हाँ जो हुमायूं का बेटा था या जहांगीर का बाप था, ये वाला वो अकबर नहीं है, बल्कि लेटर मुगल किंग्स के बाद, माने बाद वाला एक और अकबर नाम से आया था, उसको अकबर टू कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ओलंपिक का जो प्रतीक है, सिंबल है, उसमें 5 रिंग होता है, इस तरह करके 5 रिंग होता है, इस तरह करके 1 2 3 ऊपर 3 नीचे 2, 5 रिंग होता है। इस 5 रिंग में पांचों का अलग अलग कलर होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है ब्लू, ये ब्लू में रहता है, ठीक है, इसका रंग ब्लू होता है। उसके बाद इसका रंग होता है येलो, और इसका रंग होता है ब्लैक, और इसका रंग होता है 4 नंबर वाला का ग्रीन, और लास्ट वाला का रंग होता है रेड। तो इस तरह का ये सिंबल होता है, देखे होंगे आप लोग टीवी वगैरह में या कहीं पर भी। तो इसमें जो ये जो 5 रिंग्स है ना, ये पांचों महादेश को दिखाता है, कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है। हमारे पास जो 5 कॉन्टिनेंट्स है उनको दर्शाता है। तो इसमें जो एशिया भी तो एक कॉन्टिनेंट है, एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये सब कंट्री है ना। सबसे बड़ा महादेश तो एशिया ही है दुनिया का। तो एशिया को दर्शाने वाला कौन सा रंग है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हलूद, यानी येलो। पहलो येलो कलर ये एशिया को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर किसको दर्शाता है, सभी को मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप याद रखो। येलो तो एशिया को दर्शाता है, ये तो हो ही गया। ब्लू कलर दिखाता है यूरोप को। उसके बाद में ब्लैक दिखाता है अफ्रीका को। उसके बाद में ग्रीन दिखाता है ऑस्ट्रेलिया को, और रेड कलर रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। ये अमेरिका मतलब महादेश वाला है, यूएसए मत समझना, यूएसए कनाडा इसी के अंडर आएंगे। तो ये पांचों कॉन्टिनेंट्स, पांचों रिंग्स का मैंने डिटेल में बता दिया, याद रखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त साम्राज्य सरकारी भाषा की छिलो, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्त डिनेस्टी। जो गुप्त साम्राज्य हुआ था, मगध में राज कर रहे थे ना, तो उसका सरकारी भाषा क्या था, ये पूछ रहा है। तो संस्कृत उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी भाषा संस्कृत था, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत था। जैसे कि और एक क्वेश्चन पूछता है सल्तनत पीरियड में, जो सल्तनत पीरियड चला था ना, इसमें क्या बोलते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में या मुग़ल काल में, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, ये भी पूछता है मुग़ल काल का। तो उस वक्त उसका ऑफिशियल लैंग्वेज होगा पर्शियन था, फारसी भाषा था। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर होता है, तो उसमें कौन सा लेंस लगाया रहता है। लेंस होता है ना, जैसे आप अगर चश्मा पहनते हो तो चश्मा में भी लेंस होता है, कैमरा में लेंस होता है। तो प्रोजेक्टर बोलो या कैमरा बोलो, इन दोनों में एक ही टाइप का लेंस रहता है, और वो है कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कन्वेक्स लेंस प्रोजेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक एक सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, किस भाषा में उसको लिखा गया है। बहुत बार ये सवाल पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी वगैरह का। तो ये नॉट ओनली पीएससी, जो ऑल इंडिया एग्जाम भी होता है, एसएससी वगैरह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली भाषा, ठीक है। पाली भाषा में त्रिपिटक को लिखा गया था। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं। त्रिपिटक का मतलब ही होता है 3 बास्केट, यानी कि 3 टोकरी। तो उसमें पहला बास्केट में आएगा अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, 3 पिटक आता है, ठीक है। क्या क्या है, अभिधम्म पिटक, उसके बाद सूत पिटक और विनय पिटक, याद रखो ये 3 पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अजातशत्रु कौन महाजनपदर अधिपति छिलेन, यानी कि किस महाजनपद का शासक था वह। तो ये मगध का था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आज का बिहार में है ये। तो हरियंग डिनेस्टी से था अजातशत्रु, मालूम होगा, अपने बाप को मार के गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल का कौन सा जगह को डेनमार्क ने उपनिवेश यानी कॉलोनी बना के रखा था। पश्चिम बंगाल का कौन सा जगह को। तो जब अंग्रेज भारत आए थे ना, तो सिर्फ अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेज से पहले और भी बहुत सारे यूरोपियंस भारत आए थे। जैसे कि सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज लोग सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा पोर्तुगीज ही तो था। फिर डैनिश लोग भी आए डेनमार्क से, फिर डच लोग आए हॉलैंड वगैरह से, उसके बाद में अंग्रेज लोग आए, फिर फ्रेंच आए लास्ट में। तो अंग्रेज लोग तो बाद में आए, लेकिन सबसे लंबे समय तक टिका अंग्रेज ही। डेनमार्क वाले जब आए थे तो उन्होंने वेस्ट बंगाल का कौन सा जगह को
उपनिवेश बनाया, कॉलोनी बनाया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। श्रीरामपुर हुगली में डेनमार्क लोग बना के रखे थे अपना उपनिवेश। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पुर्तगीज लोग सबसे पहले आया था जितना यूरोपियन कंट्रीज में से, और मालूम है सबसे अंत में भी यही लोग जाने वाला था। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि पुर्तगाली लोग सबसे पहले भी आया और भारत से जाने वाले में भी पहले सबसे बाद में गए थे। अंग्रेजों के भी बाद में गए। 1961 तक ये लोग गोवा को अधिकार करके रखे हुए थे। यानी कि भारत देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। भारत देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा को आज़ादी कब मिला मालूम है? 1961 में, 62 में ये लोग गए, पुर्तगीज लोग भारत छोड़कर गए। इसलिए गोवा आप जाओगे तो बहुत सारा वहाँ पर पुर्तगाल भाषा का, पुर्तगाल कल्चर का छाप अभी भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारतीय जातीय कांग्रेसर एकमात्र कौन अधिवेशन महात्मा गांधी सभापतित्व करेছিলেন। बोल रहा है कि आईएनसी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हर साल इसका लगभग दिसंबर महीना के आसपास में अधिवेशन होता था, मीटिंग बैठक होता था। तो उसमें प्लान करते थे आगे के कैसा कार्रवाई करना है देश आज़ाद करने का। तो महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही अधिवेशन को सभापतित्व यानी कि प्रेसिडेंटशिप किए थे। तो वो कौन सा था? तो वो बेलगाम था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस साल में किए थे ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1924 में किए थे अधिवेशन, एक ही, और एक बार भी नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दीन इलाही एक धर्म था, यह धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही कौन स्थापना किया था दीन इलाही का? सभी जानते, बड़ा आसान और रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन सी अकबर ने। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही एक नया धर्म था। दरअसल अकबर बहुत सहिष्णु किस्म का व्यक्ति था, तो वो सभी को मिला के चलना चाहता था, हिंदू मुस्लिम सभी को। तो उन्होंने क्या किया, सभी धर्मों के, हिंदू के, इस्लाम के, जैन के, बुद्ध के, सिख के, सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को एक जगह इकट्ठा करके वो एक नया धर्म ही चला दिया, जिसका नाम रखा वो दीन इलाही, और खुद को पैगंबर घोषित कर दिया। लेकिन ये दीन इलाही धर्म चला नहीं, अभी कोई दीन इलाही को फॉलो नहीं करता। अब क्यों नहीं चला, इसके पीछे भी मैं बता रहा हूँ कारण। बात दरअसल ये है कि अकबर तो रिलीजन से मुस्लिम्स थे एक, और इस्लाम में क्या है कि सिस्टम, सबसे लास्ट प्रोफेट आए थे हजरत मोहम्मद। ठीक है, मालूम होगा आप लोगों को, हजरत मोहम्मद आए थे सबसे लास्ट प्रोफेट, सबसे आखिरी नबी या सबसे आखिरी पैगंबर। उनके बाद पैगंबर और कोई नहीं आएगा, कोई नहीं नया पैगंबर आएगा। ये बात सभी कोई उलेमा लोग मानते हैं। तो अकबर ने जब अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया दीन इलाही धर्म चला के, तो इस वजह से उलेमा लोग, बड़े जो यानी कि धर्म गुरु लोग थे इस्लाम के, वो लोग पुरजोर इसका विरोध किया। भले वो बादशाह थे, फिर भी पुरजोर विरोध किया कि जब कोई पैगंबर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आएगा तो आप अपने आप को कैसे पैगंबर घोषित कर रहे हैं। बल्कि इन पर फतवा भी लागू हो गया था। खैर, तो इसलिए ये धर्म ज़्यादा चला नहीं, बल्कि उनके कुछ सिर्फ खास व्यक्ति लोग जो थे उसके, जैसे कि बिरबल इसका सदस्य बना था, दीन इलाही धर्म अपनाया, लेकिन और कोई ज़्यादा लोग इसको चला नहीं। तो जैसे अकबर का मृत्यु हुआ, दीन इलाही अपने आप लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करता है परमानेंटली, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है। ठीक है, यानी कि परमानेंट स्टोरेज सीधा पूछ रहा है ये, परमानेंट स्टोरेज क्या है? तो ये होगा ऑप्शन बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम को तो हम लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना अलग से कंप्यूटर में, तो रोम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एलपीजी सिलेंडर में कौन सा गैस रहता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया है, क्योंकि ऑप्शन ए में देखो ब्यूटेन एंड प्रोपेन है, और ब्यूटेन एंड प्रोपेन रहता है, ये गलत नहीं है, ये सही है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन रहता है। लेकिन ऑप्शन सी को अगर देखोगे तो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, आइसोब्यूटेन भी वहाँ पर रहता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वी शुड वेट फॉर द आंसर की ऑफ द कमीशन। देखते हैं वहाँ पर क्या आंसर हो। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, अगर आइसोब्यूटेन नहीं रहता ना तब तो कुछ और वर्ड रहता है यहाँ पर, तो ब्यूटेन और प्रोपेन को लगा देते हैं। तो फिलहाल के लिए सी में करेक्ट आंसर मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय जातीय कांग्रेस कौन अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य अंगीकार नेवत होइछिल? बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हिंदी में भी पूर्ण स्वराज कहते हैं। तो पूर्ण स्वराज का मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया था? मैंने तभी बताया था ना,
जनरली दिसंबर महीना में हर साल अधिवेशन हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो जब 1929 साल था तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, आज ये पाकिस्तान में है। लाहौर अधिवेशन में, जिसका अधिवेशन का प्रेसिडेंटशिप किया था जवाहरलाल नेहरू, जे नेहरू लिख रहा हूँ मैं, उस वक्त एकदम यंग थे, ये नौजवान एकदम थे, बहुत मुखर व्यक्ति थे, बहुत अच्छे बोलते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंटशिप किया था वहाँ का, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर 1930 दिया है, दरअसल 1929 का एकदम आखिरी में किया था, लगभग 31 दिसंबर के आसपास, ठीक है। और इसी अधिवेशन में यह भी रेजोल्यूशन लिया गया कि हर साल का 26 जनवरी को हर साल अब फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये घोषणा किया गया 26 जनवरी को। कब? ये 1929 का लाहौर अधिवेशन में। तो 30 से चालू हो गया 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी 1930 को सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे मना दिया गया आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, बहुत सारे भारतीयों के द्वारा भी, ठीक है। पूर्ण स्वराज उसका गोल रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एग्जैक्टली अगर साल देना चाहिए था यहाँ पर 29 का, लेकिन चलेगा, आप 29 वाला तो कोई है भी नहीं दूसरा, तो लाहौर अधिवेशन तो मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये तो 26 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया, तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए ही जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू करने का डेट रखा गया और रिपब्लिक डे रखा गया, क्योंकि उस दिन पहले से ही इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी दिवस मनाते आ रहे थे कांग्रेस के मेंबर्स लोग, ठीक है, और भी भारतीय लोग। तो 26 जनवरी को एक यादगार दिवस बनाना था, इसीलिए संविधान लागू करने का दिन और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही चुना गया। समझ में आ गया चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस को शक्ति यानी पावर को इकाई क्या है? लेंस जो होता है ना, उसका जो पावर होता है उसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायप्टर। तो इसका डायप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। साइंस का क्वेश्चन याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2023 साल में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है, यह किस देश में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? टोक्यो ओलंपिक पदक जय लवलीना कौन राज्य बासिंदा, मतलब लवलीना जो बॉक्सिंग में जीती थी मेरे ख्याल से, तो ये असम से थी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह यानी सी पोर्ट कौन सा था? तो ये सिंधु घाटी में सबसे प्रमुख बंदरगाह था एक लोथाल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लोथाल कहाँ पर है? तो ये आज गुजरात स्टेट में पड़ता है, तो ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्याश्री प्रकल्प बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है ममता बनर्जी का, गवर्नमेंट का, ये किस साल में शुरू किया गया था ये? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 2013। इसको यूएनओ के द्वारा कन्याश्री प्रकल्प के वजह से ममता बनर्जी को अवार्ड भी मिल चुका है। तो बहुत अच्छा, ये अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन के लिए ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल में पुलिस डे किस दिन मनाया जाता है? पुलिस डे, पुलिस दिवस, तो ये होता है ऑप्शन बी 1 सितंबर को, 1 सितंबर को ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि हिंडको, तो हिंडको का पूरा नाम पूछ रहा है सीधा, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म इस तरह से रहता है, उसको फुल फॉर्म पूछता ही है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इनमें से कौन एनर्जी का एकक यानी यूनिट नहीं है? याद रहे, होइना नहीं है। तो कैलोरी भी है, आर्ग भी है, जूल भी है, पास्कल नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पास्कल दरअसल यूनिट है प्रेशर का, दाब का, ठीक है, दाब को पास्कल से दाब को मापा जाता है। दाब का एक और है, बार भी है, तो सिर्फ पास्कल नहीं बल्कि बार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पश्चिम बंग का दीर्घतम सेतु यानी कि सबसे लंबा सेतु, ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? लामो पुल। ये बिल्कुल करंट अफेयर से दरअसल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जोई सेतु, जोई सेतु, इंग्लिश में भी जोई लिखते हैं, हाँ, जोई ब्रिज, जोई सेतु। और ये जोई सेतु ये ब्रिज किस नदी के ऊपर में बनाया गया? हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे, तो ये तीस्ता ब्रिज के ऊपर में, तीस्ता नदी के ऊपर में बनाया गया है। कहाँ पर? तो ये हल्दीबाड़ी को मेखलीगंज के साथ जोड़ता है, ठीक है,
और डिस्ट्रिक्ट का अगर बात करें तो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन दिन को, तारीख को भारतीय संविधान गृहीत यानी कि अडॉप्टेड किया गया था। ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, डेट एग्जैक्टली पूछ रहा है। तो ये 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी, यानी कि नवंबर 26 1949 को एडॉप्शन किया गया था संविधान को। अच्छा, संविधान को बनने में मालूम है कितना समय लगा, ये एग्जाम में भी पूछता है। तो 2 साल 2 इयर्स 11 महीना यानी कि 11 मंथ्स और 18 दिन, इतना समय लगा था। ठीक है, और शुरुआत ये इतना दिन में वो ख़त्म हो गया बन के इस तारीख को। और शुरू कब हुआ था मालूम है, शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। हाँ, 1946 को इस तारीख को शुरू हुआ था। तो इस तारीख से आप इस तारीख को घटा के देखो, 2 साल 11 महीना 18 दिन निकलेगा। चलो घटा के देखते हैं। 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर को हम लोग लिखेंगे 12 1946। ठीक है, और डेट है ख़त्म होने का नवंबर 26 यानी कि 26/11/1949। इसमें डिफरेंस हम लोग पता करते हैं। तो देखो, साल को इधर लाया था 26 नवंबर में, 26 में 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 17 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से यहाँ लेंगे तो 1 साल यानी कि ये बन जाएगा आपका पूरा 23 बनेगा ना। तो 3 में 2 घटाओगे तो बनेगा 1 11 महीना, और यहाँ बच गया आपका 8 बच गया 48 यानी कि 2 साल। तो 2 साल 11 महीना 17 दिन, तो 18 दिन बोलेंगे, क्योंकि एक दिन तो ये खुद भी ऐड होगा ना नवंबर महीना। तो इसीलिए एक्चुअली में ये डेट देखो एक्यूरेट निकल गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और काम का बात यहाँ पर बता रहा हूँ, इंग्लिश वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एडॉप्टेड लिखा है, एडॉप्टेड। अगर इसी जगह में एनफोर्स लिखा रहेगा ना भाई, याद रहे, एनफोर्स्ड। ठीक है, यानी कि लागू होना जिसको बोलते हैं। अगर लागू कब हुआ अगर बोलता, तो लागू होने वाला डेट है, किधर गया, ये ऑप्शन सी में है। इस डेट में एनफोर्स किया गया था, यानी कि लागू हुआ था। केम इन टू फोर्स भी बोलते हैं या एनफोर्स भी बोलते हैं। केम इन टू फोर्स या एनफोर्स, लागू हुआ था। यानी कि संविधान कब लागू हुआ बोलेंगे तो 26 जनवरी 1950। और संविधान कब एडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया बोलेंगे, तब ये होगा आंसर 26 नवंबर 1949। फिर से एक बार वही अभी जो बताया था कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया, क्योंकि ख़त्म तो हो गया था 26 नवंबर को, तो 26 जनवरी को क्यों चुना गया एनफोर्स करने के लिए, क्योंकि वही बात 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस 1930-29 का लाहौर अधिवेशन से ही है, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस का दावी रखा था। समझ में आ रहा है ना चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत सबसे पहली बार किस साल में विनर हुआ था, जीता था ट्रॉफी को। तो ये 2007 साल में, तो मालूम ही होगा, MS धोनी कैप्टन थे उस वक्त। जो मूवी आया था सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी का जो रोल किया है, उस मूवी में इसका झलक भी दिखाया गया है। तो 2007 इसका करेक्ट आंसर होगा। बोल रहा है कि अगर वायुमंडल ना हो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, तो फिर पृथ्वी कैसा होगा, तो पृथ्वी का हालात क्या होगा, कंडीशन क्या होगा। तो ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा ठंडा, अत्यधिक शीतल, धैर्य चीसो। क्यों होगा ठंडा, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी का भी ये बात है, साइंस में भी आएगा। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ में तो वायुमंडल है ना, चारों तरफ वायुमंडल है, गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब है, ये सब गैसेस है हम लोग का, है ना। तो जब सूरज का किरण, जब सन्स रेज हिट करता है, इसका हीट रेडिएशन इधर आता है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी में आता है, तो वो रेडिएट होके वापस चली जाता है। तो वापस जब जाता है ना, तो कुछ हिस्सा को वापस जब जाता है ना, तो कुछ हीट को ये वायुमंडल में जो गैसेस है, धुलकन्स वगैरह, ये लोग ट्रैप कर देते हैं, रोक लेते हैं, तब ग्रीन हाउस गैस बनता है वहाँ पर। इसी ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही पृथ्वी गर्म रहता है, वार्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं, लेकिन जीने लायक गर्म बना के रखा हुआ रहता है। अगर मान लो सूरज का किरण, सूरज का हीट यहाँ से आया और वापस सब चला गया, और अगर यहाँ पर कोई गैसेस का गोला नहीं है, यानी कि कोई एटमॉस्फेयर या वायुमंडल नहीं है, तो ये पूरा जितना आया उतना ही रिफ्लेक्ट होकर, रेडिएट होकर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर। तो क्या होगा,
एक भी ताप यहाँ पर नहीं बचेगा, यानी कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंड डिक्रीज होने लगेगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होते होते इतना डिक्रीज हो जाएगा कि हम लोग आइस एज में पहुँच जाएंगे फिर से। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा अगर वायुमंडल ना रहे तो। नेक्स्ट बोल रहा है कमलकारी चित्रशैली यानी कि पेंटिंग कौन राज्य उत्पत्ति हुई, यानी कि किस राज्य में कमलकारी जो पेंटिंग है, ठीक है, कमलकारी पेंटिंग, कमलकारी चित्रकला, ये किस राज्य में इसका उद्भव हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारा 2-3 सवाल पूछ दिया था। खैर, तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। हम लोगों ने जीके का टोटल जितना भी था, टोटल 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।